नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ। सीआरपीएफ के जवान नरेश जाट सुसाइड केस वाला मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है, जहां एक और मृतक जवान के परिजन 7 सूत्री मांगों को लेकर शव उठाने से इनकार कर रहे हैं। गतिरोध बना हुआ है। वहीं दूसरी ओर पुलिस प्रशासन और सीआरपीएफ के अधिकारी आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल से लगातार समझौता वार्ता कर रहे हैं। बुधवार को देर रात तक हनुमान बेनीवाल महात्मा गांधी अस्पताल की मूर्ति के बाहर धरने पर बैठे रहे। इस दौरान आरएलपी कार्यकर्ताओं ने जमकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं दूसरी ओर हनुमान बेनीवाल ने सीआरपीएफ के राजस्थान आईजी विक्रम सहगल और दिल्ली से आए आईजी आरके यादव के साथ वार्ता करने से बुधवार को इनकार कर दिया। इसके बाद संभावना जताई जा रही है कि आज सीआरपीएफ की ट्रेनिंग एडीजी रश्मि शुक्ला जोधपुर में आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के साथ समझौता वार्ता कर इस मामले को खत्म करने की कोशिश करेंगी। सीआरपीएफ के भी सभी अधिकारी वार्तालाप के लिए बिल्कुल तैयार हैं और लगातार संपर्क भी कर रहे हैं, जिससे कि हमारी जो सबसे सर्वोच्च प्राथमिकता है वो है मृतक नरेश का अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ किया जा सके। उसी के लिए हम प्रत्येक जो भी हमारी तरफ से प्रयास हो सकते हैं, हम वो उनके परिवारजनों से बार बार संपर्क बनाकर हम उसकी कोशिश कर रहे हैं। तो हनुमान बेनीवाल लगातार धरने पर देर रात तक बैठे रहे। अधिकारियों ने बातचीत करने की कोशिश की, हालांकि किसी तरीके का कोई नतीजा निकलकर सामने नहीं आ पाया। आज भी बातचीत करने की कोशिश जारी है और चौथे दिन मोर्चरी के बाहर धरना जारी है। हनुमान बेनीवाल भी धरने में शामिल हैं। सुसाइड मामला सीआरपीएफ के एक जवान का, गतिरोध जारी है और उम्मीद जताई जा रही है कि आज जो बातचीत होगी उसमें कोई ना कोई रास्ता निकलकर सामने आ सकता है। और चंद्रशेखर व्यास संवाददाता जोधपुर हमारे साथ जुड़ गए। चंद्रशेखर, 4 दिन बीत चुके हैं, कहीं से कोई जो है वो समझौता होता हुआ नजर नहीं आ रहा। किन मांगों के ऊपर जो है अभी तक बात अड़ी हुई है? चंद्रशेखर, देखिए बात करें तो आज चौथा दिन है। आज चौथे दिन भी मोर्चे में जो है जवान का शव रखा हुआ है और महात्मा गांधी अस्पताल मोर्चे के बाहर परिजन और अन्य लोग जो है धरने पर बैठे हैं। लगातार वार्ताओं का दौर जारी है। जो सीआरपीएफ के आईजी आरके यादव और विक्रम सहगल से जो है बातचीत करने से हनुमान बेनीवाल ने इनकार कर दिया और आज सीआरपीएफ के एडीजी रश्मि शुक्ला जो है आकर बात करेगी। सबसे प्रमुख मांगों की अगर बात करें तो पूरे प्रकरण की जो है न्यायिक जांच कराने की मांग की गई, जिसमें एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, रिटायर्ड न्यायाधीश द्वारा जो है जांच की मांग की गई है। इसके अलावा जो दोषी आरोपी है, नामजद आरोपी जो सुसाइड नोट में जिनके नाम है, उनको त्वरित गिरफ्तारी तथा उन्हें तुरंत प्रभाव से पद से हटाकर सस्पेंड करने की जो है मांग की गई है। साथ ही जो मृतक की पत्नी है उसको जो आजीवन पेंशन देने की मांग की गई है और जो सेवा के परिलाभ है, समस्त परिलाभ देने की भी मांग इसमें मांग पत्र में की गई है। इसके अलावा जो मृतक की जो नाबालिग 6 वर्षीय पुत्री है उसकी जो है स्नातक तक जो है निःशुल्क शिक्षा की मांग की गई है और जब वो बालिग हो जाए तब उसे सरकारी नौकरी अनुकंपा नियुक्ति देने की जो है घोषणा करने की मांग की गई। इसके अलावा अगर बात करें तो जो लगातार 3 सालों में सीआरपीएफ ट्रेनिंग सेंटर कैंपस में 3 जो है आत्महत्याएं हुई है, जिनमें एक SI पूर्व में जिन्होंने दिसंबर में आत्महत्या की थी फांसी लगाकर, उनके मामले में सिर्फ मर्ग दर्ज किया गया था, उसकी जो है FIR दर्ज करके उसकी भी जांच करने की मांग की है। इसके साथ ही हनुमान बेनीवाल ने जो है अपने मांग पत्र में यह भी कहा है कि जिस प्रकार से पैरामिलिट्री फोर्सेज में जो अवसाद बढ़ रहा है जवानों में, इसको लेकर एक आयोग का गठन किया जाए। इसको लेकर उन्होंने कहा कि संसद में भी इसकी मांग को वो उठाएंगे। जी चंद्रशेखर, ये जो मांगे आपने बताई, जो मांगे जो है हनुमान बेनीवाल पक्ष की तरफ से रखी गई हैं, इनमें से कौन सी मांगों के ऊपर सहमति नहीं बन रही सीआरपीएफ डिपार्टमेंट की तरफ से, जिन मांगों से सीआरपीएफ इनकार कर रहा है? देखिए अगर बात करें तो जो सीआरपीएफ जो है केंद्रीय एजेंसी है, जो जबकि FIR जो है जो राज्य सरकार की राजस्थान पुलिस में दर्ज हुआ, तो कहीं ना कहीं जो मामला वहां पर भी अड़ता दिखाई दे रहा है। और दूसरी बात अगर करें तो जिस प्रकार से उन्होंने मांग की है कि तुरंत गिरफ्तार किया जाए, जबकि न्यायिक प्रक्रिया ये है कि पहले जांच होती है, यदि दोषी पाया जाता है तो उसमें जो है गिरफ्तारी की जाती है। तो कहीं ना कहीं जो
दूसरा जो सक्षम अधिकारी अगर बात करें तो जैसे सीआरपीएफ के डीजी या एडीजी जो है जो निर्णय ले सकते हैं वो आईजी नहीं ले सकते। ऐसे में जो हनुमान बेनीवाल लगातार 2 दिन से सीआरपीएफ के 2 आईजी से बात कर रहे थे। उन्होंने कल रात इस बात से इनकार कर दिया कि अब वे आईजी से बात नहीं करेंगे। तो उसको लेकर जो है आज एडीजी सीआरपीएफ दिल्ली से जो है जोधपुर आने की संभावना है। रश्मि शुक्ला जो है अगर बात करेंगे, उसके बाद जो है इसकी पूरी रणनीति तय होगी कि आंदोलन जो है इनकी मांगे मानने के बाद समाप्त होता है या फिर ये एक बड़ा आंदोलन बन सकता है। क्योंकि हनुमान बेनीवाल ने कल ही यह संकेत दे दिए थे कि यदि बातें नहीं बनती है तो इस आंदोलन को बड़ा किया जाएगा, हजारों लोगों को इससे जोड़ा जाएगा और जो धरना स्थल है उसको बदलने की उन्होंने संकेत दिए थे। जी चंद्रशेखर, आज रश्मि शुक्ला यहां पर आएंगी, बातचीत की उम्मीद बंदी है और जहां तक मुमकिन है बहुत सारी मांगे इसमें मान भी ली जाएंगी। क्या ये उम्मीद जताई जा रही है कि आज जो है वो शव का अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा? देखिए, ये स्पष्ट तौर पर हनुमान बेनीवाल कह चुके हैं कि जब उनकी मांगे मान ली जाएगी तब जो है अंतिम संस्कार जो है शव का कर दिया जाएगा। और मैं एक बार और बता देना चाहता हूँ कि सब मांगों में एक यह भी मांग सम्मिलित थी कि जो जवान का जो है अंत्येष्टि जो है सैनिक सम्मान के साथ जो सीआरपीएफ के जो प्रोटोकॉल का जो सम्मान जो है उसकी जो है अंत्येष्टि की जाए। अब देखने वाली बात है कि जो एडीजी रश्मि शुक्ला से बात होने के बाद क्या मामले में जो है नया अपडेट आता है। यदि सहमति बन जाती तो निश्चित तौर पर आज ही जो है अंतिम संस्कार की प्रक्रिया दोहरा दी जाएगी। लेकिन यदि सहमति नहीं बनती और बात बेनतीजा नहीं होती तो ये मामला आगे बढ़ता नजर आ रहा है। जी चंद्रशेखर, ये वार्ता कब तक होने की संभावना है? आज देखिए, बात पे तो इंतजार है जब दिल्ली से एडीजी रश्मि शुक्ला जोधपुर पहुंचे और उसके बाद वार्ता का दौर शुरू होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हनुमान बेनीवाल लगातार जो है जवान के परिजन है उनसे भी वार्ता करते नजर आ रहे। कल भी उन्होंने कहा था कि यदि ये पूरा जो है आंदोलन इनके धैर्य पर जो है निर्भर करता है कि यदि परिजन चाहे तो बिना किसी मांग को स्वीकार किए बॉडी उठा सकते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि आज एडीजी सीआरपीएफ ट्रेनिंग आने वाले हैं। तो आज आशा है कि जो है कहीं ना कहीं जो एक सहमति बने और जो शव का निस्तारण जो है ससम्मान किया जा सके। जी यानी चंद्रशेखर, अभी समय तय नहीं है, कुछ ही देर के अंदर वो समय भी आ जाएगा जब हनुमान बेनीवाल और एडीजी की वार्ता शुरू होगी। और बहुत हद तक ये उम्मीद भी जताई जा रही है कि आज वार्ता के सकारात्मक नतीजे निकलकर सामने आए और जो मांगे पीड़ित पक्ष की तरफ से रखी गई है वो मांगे मान ली जाए। फिलहाल इंतजार रहेगा इस वार्ता का, क्या कुछ निकलकर इस वार्ता में सामने आता है। फिलहाल ये धरना जारी है, 4 दिन बीत चुके हैं और आज वार्ता जो है वो सफल होने की उम्मीद। फिलहाल चंद्रशेखर, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। कन्हैयालाल हत्याकांड मामला, अंजुमन सदर मुजीब सिद्दीकी सहित 6 लोगों से पूछताछ। रात 9 बजे तक सभी से पूछताछ चली। पूछताछ के बाद सभी को छोड़ दिया गया। आज फिर पूछताछ के लिए बुलाया है। मुजीब सिद्दीकी सहित पूर्व सदर खलील अहमद, एडवोकेट अशफाक, मुनव्वर अशरफ, मौलाना जुल्कर नैन से पूछताछ हुई है। एनआईए अब फिर पूछताछ करेगी। तो उदयपुर हत्याकांड में लगातार अपडेट्स सामने आ रहे हैं, एक के बाद एक कड़ियां जुड़ती जा रही हैं। वो तार सामने आ रहे हैं जहां से आरोपियों की बातचीत हुई थी। आरोपी किसी न किसी तरीके से इन लोगों के संपर्क में थे और जैसे जैसे कनेक्शन सामने आ रहे हैं एनआईए बुला के पूछताछ कर रही है। हालांकि कल ये पूछताछ हुई थी, पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया कुछ लोगों को। आज उन्हें फिर से बुलाया जाएगा, पूछताछ फिर से की जाएगी। तो अब कपिल श्रीमाली हमारे साथ उदयपुर से जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। कपिल, दोनों मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद ऐसा लग रहा है जैसे गिरफ्तारियों की बाढ़ आ गई हो, लोगों के नाम लगातार सामने आ रहे हैं। क्या इनकी भूमिकाएं जो है वो सामने आई हैं अब तक और किस तरीके से इनके ऊपर शक का दायरा बढ़ता जा रहा है? कपिल, देखिए, 20 जून के जुलूस को लेकर पूछताछ की जा रही है कि उस जुलूस के अंदर कैसे, क्योंकि मौन जुलूस की स्वीकृति जिला प्रशासन द्वारा दी गई थी लेकिन स्वीकृति को वायलेट किया गया और आप देखिए कि वहां पर नारे लगाए गए थे और वो नारे जो कि भड़काऊ नारे की श्रेणी में आते हैं उस तरह के नारे वहां पर लगाए गए थे। वो नारे किसने लगाए थे, कौन कौन लोग शामिल हुआ था, ये सारी जानकारियां जुटाने के लिए अंजुमन कमेटी तक अब जो है ना ये की टीम है वो पहुंची और पिछले 2 दिन से लगातार पूछताछ कर रही थी और आज भी संभवतः
पूरे दिन एनआईए की टीम अंजुमन कमेटी के पदाधिकारियों से पूछताछ कर सकती है और उसी सिलसिले में 20 जून के जुलूस के सिलसिले में ही उनसे पूछताछ की जाएगी। साथ ही अगर उनकी कोई कॉल डिटेल सामने आई है तो उस पर भी पूछताछ की जाएगी। जो सभी को सबसे पहले अलग अलग कमरों में बिठा के पूछताछ की गई थी, अब ये भी माना जा रहा है कि इन सभी को आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ कर इनके जो अकेले में जो बयान लिए गए थे उनमें किसी तरह का डिफरेंस तो नहीं आता है, ये भी पता लगाने की कोशिश की जाएगी। बिल्कुल। कपिल, अब एनआईए ने जिन लोगों को कल छोड़ा था, दोबारा पूछताछ के लिए उन्हें आगे बुलाया जाएगा। सामने जो जानकारी आ रही है वो ये भी आ रही है कि वीडियो के जरिए इन लोगों को जो है वो ट्रेनिंग दी गई थी, किस तरीके का वो वीडियो था, और आज जिन लोगों को दोबारा बुलाया जाएगा, क्या बातचीत का मसौदा या पूछताछ का मसौदा रहने वाला है? देखिए, पूछताछ जिन लोगों से चल रही है उन लोगों की भूमिका इस पूरे मामले में भड़काने वाले नारे लगाने, भड़काने वाले भाषण देने को लेकर सामने आ रही है। जो पहले जो लोग इसमें मुख्य आरोपी के रूप में रहे हैं उनसे पूछताछ जरूर की गई थी और अभी भी रिमांड अवधि में उनसे पूछताछ की जा रही है कि किस तरह से उनके संबंध जो है वो पाकिस्तान से रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान से संबंध रहने की बात सामने आई थी। ये भी बात सामने आ रही है कि इन्हें वीडियो मैसेजेस के थ्रू इन्हें ट्रेनिंग दी गई थी कि इस तरह की घटनाओं को कैसे अंजाम देना है। तो ये सारी बातें मुख्य आरोपियों से पता लगाई जा रही है और फिलहाल जिन लोगों से पूछताछ चल रही है उनसे भड़काऊ नारे किस तरह से तैयार किए गए, किन किन लोगों द्वारा लगाए गए, कहां कहां पर लगाए गए, कौन कौन लोग जुलूस में शामिल हुए, इसको लेकर पूछताछ की जा रही है। जी बिल्कुल कपिल, आप बने रहिएगा, मैं फिर से लौटूंगा आपके पास में। शंकर आनंद दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए। शंकर, जो है पूछताछ का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है और अब ये राजस्थान के एक जिले से निकलकर कई जिलों तक फैल चुका है। क्या कुछ जिसको कहा जाए सारगर्भित जानकारी अभी तक सामने आई है एनआईए के? शंकर, देखिए, एनआईए की अगर बात करें तो ये केंद्रीय जांच एजेंसी है और एनआईए का दायरा अब सिर्फ राजस्थान में नहीं बल्कि राजस्थान से बढ़कर अब दूसरे राज्यों तक भी इस मामले का दायरा जो है वो फैलता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से इस मामले में कल भी जिस तरह से बकायदा एक हमारे जो विशेष सूत्र है उन्होंने बताया कि जिस तरह से इस मामले में उदयपुर हत्याकांड मामले को अंजाम दिया गया था, तो इस मामले पर जब तफ्तीश की जा रही थी तो इसी दौरान तफ्तीश के दौरान ही तकरीबन 18 ऐसे मोबाइल फोन के बारे में जानकारी मिली जिस मोबाइल फोन का कनेक्शन तकरीबन 350 लोगों के साथ जुड़ा हुआ है और वो जो 18 मोबाइल फोन का नंबर बता रहे हैं वो पाकिस्तान का नंबर है और उस पाकिस्तानी नंबर पे जो 18 पाकिस्तानी नंबर है उस पर तकरीबन 300 ऐसे लोग लगातार फोन कॉल कर रहे थे, लगातार उससे बातचीत कर रहे थे जो भारत मूल के हैं, जिसमें कि राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में रहने वाले जो लोग हैं वो लगातार बातचीत कर रहे थे। और जिस तरह से इस मामले में दावत इस्लामी नाम के जो संगठन है उससे जुड़े हुए कई लोग लगातार उस पाकिस्तानी नंबर पे बातचीत कर रहे थे, तो उसको भी खंगाला जा रहा है। एक तरह से कहा जा सकता है कि उदयपुर से इस मामले की तफ्तीश प्रारंभ हुई, लेकिन अब इस तफ्तीश का दायरा आगे बढ़कर कई राज्यों तक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरह से इस मामले में राजस्थान पुलिस की एटीएस के द्वारा अब कई जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स और कई महत्वपूर्ण जानकारियां केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए को सौंपी गई है, तो अब इस मामले में तफ्तीश आगे बढ़ चुकी है और कहा जा सकता है इस मामले में कुछ और भी महत्वपूर्ण खुलासे हो सकते हैं और खास तौर पर वो खुलासे उससे भी होंगे। अभी 2 दिन पहले जब एनआईए के द्वारा राजस्थान के तकरीबन 9 लोकेशन पर छापेमारी की गई थी और वो लोकेशन हालांकि ज्यादातर लोकेशन जो है उदयपुर का था और उसी छापेमारी के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों, कई महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को इकट्ठा किया गया और उसी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को जब खंगाला जा रहा है तो उसके तहत कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आ रही हैं। हालांकि आज जो है उससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण जो एविडेंस हैं वो आज कोर्ट के माध्यम से सामने आने लैब के माध्यम से सामने आ रहा है और उसको फिर आगे खंगाला जाएगा। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि इस मामले में कुछ नए जानकारियां, नए रोचक जानकारियां जो हैं इस केस से निकल के सामने आ सकता है। और खास तौर पर जिस तरह से इस मामले में एक सोची समझी साजिश के तहत जिस तरह से एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करना, उसके बाद अलग अलग जिलों से लोगों को उस व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ना, तो ये तमाम जो इनपुट सामने आ रहे हैं, कहा जा सकता है कि इस मामले में जल्द ही एनआईए औपचारिक तौर पर कुछ और भी नई जानकारियां और नई खुलासे जल्दी कर सकती है। जी
शंकर, इसके अलावा जितनी जानकारियां छनकर सामने आ रही हैं, हालांकि साफ तौर पर तो जो है वो कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन जो नए नए कंसेप्ट व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप चैट या फिर वीडियो के जरिए ट्रेनिंग देने की बात सामने आ रही है, ये तथ्य भी जो है वो कहीं ना कहीं इस जांच के अंदर निकलकर सामने आए कि ग्रुप के अंदर वीडियो पहुंचते थे, उस वीडियो के जरिए ट्रेनिंग दी जाती थी, ताकि ट्रेनिंग के लिए किसी तरीके का कोई कैंप ना लगाना पड़े या एक जगह इकट्ठे होकर ट्रेनिंग ना दी जा सके, इसके लिए वीडियो को हथियार बनाया गया। देखिए, जिस तरह से आजकल घर घर में और हर आदमी के हाथ में स्मार्टफोन आ चुका है, तो स्मार्टफोन के माध्यम से किसी भी बात को पहुंचाना और उसको इम्प्लीमेंट करवाना बहुत आसान सा हो गया है। याद होगा जिस तरह से वो दोनों हत्या के आरोपियों ने जिस तरह से वीडियो बनाया था, और तो वीडियो बनाने के बाद जिस तरह से उसको वायरल किया गया, तो उसमें कई ऐसी बातों को जिक्र किया गया था कि आप कोई डरे नहीं, आप एक तरह से कहा जा सकता है कि लोगों को और भड़काने वाली बातें जो है उस तरह से कही गई थी, और बताया गया था कि उसे इस बात का थोड़ा सा भी मलाल नहीं है। तो ये सब जो बातें हैं, ये बातें लोगों को भड़काने के लिए और एक तरह से कहा जाता है कि जिहादी सोच को और आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो इस तरह के कई ऐसे वीडियोज हैं जो जिसके बारे में अभी जांच एजेंसी पड़ताल कर रही है कि किस तरह से लोगों को भड़काना, किस तरह से जो एक और सामाजिक तत्वों के द्वारा जिस तरह से एक अपने विचार को गलत तरीके से उसको फैलाना, उसको तो ये सारी चीजें जो है एक मॉड्यूल का हिस्सा होता है। और कई ऐसे जो गलत तरीके से जो तस्वीरें और वीडियो को एडिट करके गलत तरीके से उसको प्रेजेंट करना, वो भी एक तरीका है जिसके माध्यम से, जिसको देख करके, जिसको सुन करके लोगों के अंदर में एक गुस्सा जो है वो भड़कता है। कई बार जो है धार्मिक मसलों को लेकर, कभी व्यक्तिगत मसलों को लेकर, या कभी ऐसी जो बातें आपको कही जाएंगी जिससे कि आप भड़क जाएं। तो ऐसे ऐसे जो तरीके होते हैं, ये उस आतंकी मॉड्यूल का एक हिस्सा होता है और उसी के माध्यम से लोगों को भड़काने का काम किया जाता है। जिस तरह से नुपुर शर्मा वाले मामले की अगर बात करें, तो उसी मामले को कितना तोड़ मरोड़ के कई लोगों के द्वारा कई व्हाट्सएप ग्रुप में बकायदा भेजा गया था, जिसके चलते ये तमाम मसले आए। तो जी शंकर, जी शंकर और कपिल, आप दोनों साथियों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और इधर बारा नगर परिषद के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा, लोगों को गुस्सा आया, सड़क किनारे कचरा डालने पर आक्रोश है। लोगों ने बारा झालावाड़ सड़क को जाम कर दिया, प्रदर्शन से सड़क पर लंबा जाम लग गया। ITI के पास कचरा डालने का विरोध किया गया, तो नगर परिषद ने सड़क के किनारे ही कचरा डाल दिया और कचरे पर यह कोहराम मचा। ये तस्वीरें जिसमें लोगों ने जमकर विरोध किया। नगर परिषद ने ये तस्वीरें सड़क पर ही कचरा डालने की, और इसके खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए और इस प्रदर्शन की वजह से सड़क पर लंबा जाम लग गया। ITI के पास ये कचरा उठाया गया शहर से और यहां पर डाल दिया गया। तो फिलहाल बारा और झालावाड़ सड़क को जाम कर दिया गया है। विपिन तिवारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। विपिन, अब क्या स्थिति है? क्या कचरे को उठाया गया है? सड़क अब भी जाम है? बिल्कुल बताना चाहूंगा, DSP की समझाइश के बाद सड़क जाम तो हट गया है, लेकिन जो कचरा है वो अभी फिलहाल वही पड़ा है। क्योंकि कचरा एक दिन या 2 दिन का नहीं है। कचरा जब से बारिश शुरू हुई है लगभग, और उससे पहले भी यहाँ पे नगर परिषद द्वारा जो है लगातार जो है शहर का कूड़ा कचरा डाल दिया जाता है। और इसके पीछे की वजह भी सबसे बड़ी वजह दिलचस्प है, क्योंकि जो नियाना जो निर्धारित स्थल है नगर परिषद का, जहाँ पे नगर परिषद का सारा कचरा डलना, शहर का कचरा डलना होता है, वो जगह की दूरी जो है वो शहर से दूर है। और ये जो जगह है ITI के पास, ये जगह पास पड़ती है, जिसकी वजह से जो डीजल बचाने के लिए जो वाहन चालक है और इनके जो कचरा संग्रहण वाहन है, ये सारा कचरा यहाँ पर डाल देते हैं। और ये पूर्व में इसी तरह का जो मामला हुआ था, 12 जो कोटा ACP ने 12 में दबिश दी थी, उस दौरान ये मामला भ्रष्टाचार बनकर भी सामने आया था। भ्रष्टाचार का मुद्दा था कि कचरा दिखाया तो जा रहा है कि मियाना वहां डाला जा रहा है कचरा संग्रहण केंद्र पर, लेकिन जो है वो कचरा शहर के समीप मेट्रो चौराहा, ITI इन स्थानों पर डाला जा रहा है। ऐसे में जो है आज भाजपा कार्यकर्ता और भाजपा पार्षद और जो स्थानीय लोग थे, उनका गुस्सा फूटा। वो सुबह वहां पहुंचे और उन्होंने जाम लगाया
कई दिनों से ये लोग विपिन, नगर परिषद की क्या प्रतिक्रिया है? क्या नगर परिषद के जिम्मेदारों से बात हो पाई? उन्होंने बताया कि कचरा एक जगह से उठा के शहर के दूसरे हिस्से में क्यों डाल दिया गया? बिल्कुल, ये जो है पहले भी इस तरह के मामले हुए और आज भी जो बात है वो एक उनका बहाना होता है। जाहिर था कि जो है नियाना का जो कचरा स्थल है, जो निर्धारित स्थल है, वहां पे बारिश हो जाने की वजह से रास्ता खराब है। लेकिन जब गर्मी का समय होता है और जब रास्ते खराब नहीं होते हैं तब भी नगर परिषद के वाहन जो है कचरा आसपास के इलाकों में ही डाल देते हैं, जिसका खामियाजा जो है वो लगातार भुगतना पड़ता है यहाँ के लोगों को। और उसी का परिणति विपिन, जानकारी के लिए जी विपिन जी, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। जयपुर में जेडीए की करतारपुरा फाटक पर कार्रवाई। भूखंड संख्या 3 चित्रगुप्त नगर में यह कार्रवाई की गई। अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। इमारत में तीसरी बार यह कार्रवाई की गई। महेश दादीज हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। महेश, लगातार तीसरी बार कार्रवाई, क्या कुछ खास रहा इस कार्रवाई के दौरान? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि ये तीसरी बार लगातार कार्रवाई है, क्योंकि 2 बार पहले भी कार्रवाई हो चुकी है। बावजूद इसके जो है बिल्डर द्वारा लगातार जो है नियमों की पालना नहीं की जा रही है, बिल्डिंग बाय लॉ किया रहा है। और ये जयपुर में चित्रगुप्त नगर है, करतारपुरा फाटक के नजदीक में, वहां पर 568 वर्ग गज की भूमि पर जो स्टील प्लस ग्राउंड 2 की एक मंजिल बनी हुई है, उसके अंदर ये जेडी की प्रवर्तन शाखा ने कार्रवाई की है। जो अवैध निर्माण है उसको हटाया गया है। तीसरी मंजिल पर स्टीयरिंग करके जो है इन्होंने अवैध निर्माण कर रखा था, जो कि जेडी उल्लंघन। उससे पहले नोटिस भी दिया गया था कि अवैध स्टीयरिंग की जो है हटाया भी गया था 2 बार, लेकिन उसके बाद में भी जो है यहाँ पर निर्माण कर दिया जा रहा था। इसके बाद में जेडी ने अपने पंजीकृत वास्तुविद को बुला करके और तीसरी मंजिल का जो स्वीकृत अवैध जो दस्तावेज है उसको पेश किया गया। उसके बाद में बिल्डर ने जो है स्टील और ग्राउंड और 2 मंजिल के जो ऊपर का एक मंजिल का जो निर्माण है उसको लेकर के जोन 5 से करना बताया, लेकिन उसके बाद में जो है तीसरी मंजिल को अवैध निर्माण के तौर पर पाया गया जेडीए के द्वारा, जिसको लेकर के एक सक्षम अनुमति जेडी की प्रवर्तन शाखा ने ली। और उसके बाद में आज तीसरी जो मंजिल है उसके सेटबैक के अवैध निर्माण और स्टील बैग में बने अवैध 2 कमरों के ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई है इस समय में, वो तकनीकी टीम की निशानदेही पर इस समय की जा रही है। जेडीए का जो प्रवर्तन दस्ता है वो लगातार इस कार्रवाई में जुटा हुआ है और बार बार अपील भी ये जेडीए की प्रवर्तन शाखा से की जाती है कि बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन अगर किया जाता है तो उसका खमियाजा भुगतना पड़ सकता है, कि जेडीए द्वारा जो कार्रवाई है वो लगातार ध्वस्त करने की जो है वो आजमाई जा सकती है। इस समय भी जेडीए की जो टीम है वो लगातार इस कार्रवाई में जुटी हुई है। आसिफ। महेश, अब जब लगातार तीसरी बार इस बिल्डिंग में कार्रवाई की जा रही है, अवैध निर्माण को लेकर बार बार आरोप लग रहे हैं, तो क्या जेडीए कोई बड़ा एक्शन ले सकता है? क्योंकि एक बार नियमों का उल्लंघन हुआ, दूसरी बार हुआ, तीसरी बार कानून का उल्लंघन हो रहा है, तो क्या बड़ी अनुशासनात्मक या कानूनी कार्रवाई इसके खिलाफ की जा सकती है? देखिए, जेडीए द्वारा सबसे पहले नोटिस दिया जाता है किसी भी अवैध निर्माण को लेकर के या बिल्डिंग बायलॉज की अगर कोई पालना नहीं कर रहा होता है उसको लेकर के, उसके बाद में उसको एक पूरा वक्त दिया जाता है जिसके अंदर कि वो खुद अपने अवैध निर्माण को हटा ले। अगर नहीं हटाता है और जेडीए उसमें अगर खुद अपनी तरफ से उस अवैध निर्माण को हटाता है तो उसके अंदर जो तमाम जो कार्रवाई की जाती है उसका जो भुगतान है वो भी सामने वाली पार्टी से लिया जाता है। इसका एक बाकायदा लॉज है जिसकी पालना की जाती है। इस मामले में भी ऐसा देखने को मिल रहा है, लगातार तीसरी बार जो है ये कार्रवाई यहाँ पर जेडीए कर रहा है, तो निश्चित रूप से कार्रवाई होना लाजमी है बिल्डर के ऊपर। और जो जिस तरह से उल्लंघन बिल्डिंग बाय लॉ किया जा रहा है उसको। महेश, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। टोंक के ककोड़ अस्पताल में ग्रामीणों ने ताला लगा दिया। किसी भी कर्मचारी के नहीं पहुंचने से नाराजगी है। लगातार शिकायतों के बाद हालात नहीं सुधर रहे। जिले की स्वास्थ्य सुविधाओं की पोल खुलकर सामने आ गई। दौलत पारिक संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। दौलत, किसी भी क्षेत्र के लिए ये अपने आप में बड़ी हैरान करने वाली खबर है कि अस्पताल पर ताला लगा दिया गया, क्योंकि अस्पताल में मरीजों के आने का सिलसिला लगातार जारी रहता है। ऐसे में अस्पताल पर ताला, कोई स्वास्थ्य अधिकारी पहुंचा सुध लेने के लिए? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि टोंक जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर नेशनल हाईवे, जयपुर कोटा नेशनल हाईवे, उनियारा उपखंड का ये ककोड़ इलाका या पीएचसी है। और लगातार शिकायतों के बाद यहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं की जो पोल खुलने की बात है
वो सामने आ रही है। शिकायतों के बाद किसी तरह की स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिलने से आज ग्रामीणों ने अस्पताल के ताला लगा दिया। एक जो प्रभारी लगाया गया है वो छुट्टी पर है, उसके अलावा जिसको प्रतिनियुक्ति पे भेजा गया 10 बजे बाद भी किसी तरह का कोई कर्मचारी वहां नहीं पहुंचा है। लोग स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए पहुंचे तो वहां कोई नहीं मिला, तो नाराज ग्रामीणों ने ताला लगा दिया। संबंधित जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनको भी इसके बारे में अवगत कराया गया, लेकिन उनका किसी तरह का रेस्पॉन्स नहीं मिलने पर ग्रामीणों ने हालांकि ताला तुरंत खोल भी दिया। वजह ये कि उनका कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला है। तो ये दर्शाता है कि जिले में स्वास्थ्य सुविधाएं किस तरह की है। हालांकि ग्रामीणों की नाराजगी वो लगातार बनी हुई है। ग्रामीणों ने जो संबंधित अधिकारी उनसे संपर्क किया, लेकिन किसी तरह का रेस्पॉन्स नहीं मिला है। दौलत, आपने बताया कि ताला दोबारा खोल भी दिया। जब स्वास्थ्य कर्मचारी वहां पर है ही नहीं तो जो मरीज गांव के पहुंच रहे हैं वो दिखा किसे रहे हैं? बिल्कुल, जब है ही नहीं कोई तो वहां कोई स्वास्थ्य सुविधा की यही पोल खोलने की बात है कि कोई है ही नहीं, तो वहाँ जो आ रहे हैं मरीज आ रहे हैं, परेशान लोग आ रहे हैं, वहाँ को किसी तरह की सुविधा ही नहीं मिल रही। या तो फिर वो उनियारा जाएंगे या फिर वो टोंक आएंगे। दौलत, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। एक अस्पताल ऐसा भी जिस पर ग्रामीणों ने ताला इसलिए जड़ दिया क्योंकि वहां पर कोई स्वास्थ्य कर्मचारी है ही नहीं। और जयपुर में पैंथर का हमला। पैंथर ने ग्रामीणों पर, सोते हुए ग्रामीणों पर हमला किया। पैंथर के हमले में 5 लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अपेक्स यूनिवर्सिटी के गार्ड पर भी हमला किया। अचरोल स्थित मोटू कला ढाणी का यह मामला है। पैंथर का अपेक्स यूनिवर्सिटी में आतंक जारी है। हालांकि पैंथर को ट्रैंकुलाइज कर लिया गया। घायलों को निम्स अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कितने बजे कहाँ आया ये? के आसपास की घटना हमको करीब 3:30 बजे के आसपास मिली। दोनों की ढाणी में कैंसर एक घर में घुस गया। वहाँ कितने लोगों को कुछ घायल करा? वहाँ बताया कि हस्बैंड वाइफ दोनों और एक उनका बच्चा, उसको कोई इसके द्वारा घायल किया गया और ये वहाँ से आकर के दूसरी ढाणी में घुस गया। अब मौके पर पहुँच गए, उसके बाद अपेक्स जो यूनिवर्सिटी है रेंज के पास अचरोल में, वहाँ आ गया और वहाँ भी किसी एक आदमी को घायल किया। और यूनिवर्सिटी अपेक्स जो अंडर कंस्ट्रक्शन थी, उस अंडर कंस्ट्रक्शन यूनिवर्सिटी में हमने, हमारी टीम ने, रेस्क्यू टीम ने और पूरे स्टाफ ने और ग्रामीणों के सहयोग के द्वारा हमने उसको रेस्क्यू किया और सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है और जल्द लेकर के यहाँ रेंज में आ गए। उसको बायोलॉजी के बाद इलाज। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता अरबाज अहमद के साथ। अरबाज, एक साथ 5 लोग घायल हुए हैं। फिलहाल घायलों की स्थिति कैसी है? हालांकि ये गनीमत रही कि पैंथर को ट्रैंकुलाइज कर लिया गया। जी बिल्कुल आसिफ, देखिए पैंथर को वक्त रहते ट्रैंकुलाइज कर लिया गया था। बहुत रिस्की ये ऑपरेशन था और जितना आक्रामक ये पैंथर बताया जा रहा है और जैसी जो जानकारी हमें मिली है ग्राउंड जीरो से, उसमें लोगों के ऊपर स्टॉकिंग करके इस पैंथर ने हमला किया, जो कि अमूमन नहीं होता। सोए हुए लोगों के ऊपर हमला किया गया है। हालांकि इससे पहले बताया जा रहा था कि जो लोगों ने इसे घेरने की कोशिश की थी, लेकिन जो वन विभाग ने टीम ने मौके पर ग्राउंड पर पता किया तो पता चला कि 5 लोगों के ऊपर हमला किया गया, जिनमें से एक घायल को जयपुर रेफर करना पड़ा था। गनीमत ये रही है कि उसको इलाज के बाद में छुट्टी दे दी गई है। हालांकि पैंथर को पकड़ने के बाद में पहले अचरोल रेंज पर ले जाया गया था, जहां पर जो वन्यजीव पशु चिकित्सक हैं उन लोगों ने इसकी स्टडी करने के बाद में कहा कि इसे नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क के रेस्क्यू सेंटर में ले जाकर के स्टडी करना होगा। जैसा उन्हें पहली नजर में लग रहा है, बहुत ज्यादा भूखा यह पैंथर था। हालात के मद्देनजर उसने हमला किया है। हो सकता है कोई डिसेबिलिटी भी इसके अंदर हो, दांत वगैरह टूटे हों, जिसकी वजह से इसे इंसानों पर हमला करना पड़ा हो, या फिर इसमें शिकार करने की कोशिश में उनसे जो है उनका टकराव हुआ हो। फिलहाल नाहरगढ़ जो रेस्क्यू सेंटर है वहां पर पैंथर को रखा गया, उसका मेडिकल मुआयना किया जा रहा है। ट्रैंकुलाइज किया गया था, उसे बेहोश हो गया था पैंथर, अब उसे होश में लाया गया है और होश में लाने के बाद में तमाम जानकारी लेने की कोशिश की जा रही है। हालांकि ये हादसा जो है अपने आप में बहुत, अगर देखा जाए तो अजीब है, क्योंकि इस तरह के मामले पहले नहीं आए। पहले इंसानों द्वारा वन्यजीवों को घेरने पर हमला करना होता था, लेकिन इसने दबे पांव, चोरी छुपे, बिल्कुल देर रात हमले किए हैं, जो अपने आप में बड़ा सवाल है। जी अरबाज, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।